हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड में चैप्टर सेकंड साइक्लो एल्कीन की क्लास 4 कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर 4 की क्लास 5 और हमारी यूनिट 3 की क्लास 10 रिकॉर्ड आज स्टार्ट हो रही है। क्लास 10 9 तक हमने बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत मतलब बेयर ने स्ट्रेन के आधार पर कैसे बताया कि जो साइक्लोप्रोपीन और ब्यूटेन वाले होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, उनका रीजन बताया। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन ये थी बेयर के विकृतिवाद की कि बेयर ने ये बताया कि जो सारी वलय होती हैं, साइक्लो वलय होती हैं, बेयर ने उन्हें बताया था जो साइक्लो वाले होती हैं, बेयर ने उन्हें ये बताया कि ये सब समतली होती हैं और समतलीय साइक्लो एल्कीन बेयर ने बताया था कि जो साइक्लो एल्कीन वाले होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लेनर होती हैं, समतलीय होती हैं। और उसी आधार पर उनमें स्ट्रेन की बात की थी, स्ट्रेन की बात की थी। तो ये जो बेयर का सिद्धांत है, बेयर्स का विकृतिवाद सिद्धांत है, वो छोटी वलयों पर तो लागू होता है, छोटी वलयों पर तो लागू होता है, लेकिन इसका सिद्धांत बड़ी वलयों जैसे साइक्लो हेक्सेन जैसे बड़ी वलयों साइक्लोहेक्सेन या इससे बड़ी वलयों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। तो बेयर केवल छोटी वलयों के स्थायित्व की व्याख्या कर सकता है, इसमें स्ट्रेन होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि छोटी वलयों में साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन इनमें स्ट्रेन पाया जाता है, जिसके कारण ये अनस्टेबल होती है और वलय टूटने की कोशिश करती हैं। अब हम पढ़ते हैं साक्से व मोहर का तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत। मतलब उन्होंने तनाव के बारे में बात नहीं की है, तनाव से विहीन वलयों की बात की है और सिद्धांत दिया है। तो क्या है, साक्से व मोहर का तनाव तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत। क्या, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस तनाव विहीन स्ट्रेनलेस रिंग ऑफ साक्ष्य एंड मोहर। साक्ष्य एंड मोहर, इन्होंने क्या बताया कि बेयर ने जो बताया है, बेयर की बात सही है, स्ट्रेन होता है इसलिए अनस्टेबिलिटी होती है, वो बस छोटी वलियों के लिए लागू है। उन्होंने सिर्फ प्लेनरिटी की बात की थी, समतलीयता की बात की थी। तो लेकिन साक्ष्य व मोहर के तनावहीन वलयों के सिद्धांत के आधार पर कुछ छोटी वलयों के स्थायित्व के अलावा बड़ी वलयों के बारे में बताया जा सकता है। तो जो बेयर का विकृतिवाद है वो तो छोटी वलय के बारे में बताता है, और साक्ष्य व मोहर का सिद्धांत साइक्लोहेक्सेन व इससे बड़ी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पॉइंट लिखती हूँ, साइक्लोहेक्सेन व लार्जर रिंग्स बड़ी वलयों के स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। इन वलयों की स्थायित्व की व्याख्या, बड़ी वलयों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए साक्ष्य तथा मोहर ने ही ये तनावविहीन वलयों का सिद्धांत दिया था। इस तनावविहीन वलयों के सिद्धांत के अनुसार जो 6 से अधिक मेंबर्ड रिंग होती है, सदस्य वलय होती है, 6 या 6 से अधिक सदस्य वलय होती है, वो असमतली होती है। जबकि बेयर क्या कह रहे थे कि सारी वलय कैसी होती है, समतलीय, असमतलीय होती है, या फिर क्या कह सकते हैं, समतलीय नहीं होती हैं। होती कैसी हैं, होती हैं या तो झुर्रीनुमा हुई, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ी
सिकुड़ी हुई अवस्था में होती है, समतलीय नहीं होती, झुर्रीनुमा या सिकुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। या फिर बोल सकते हैं इसको पकड़, पकड़ स्टेज में पाई जाती है। पकड़ स्टेज में पाई जाती है, झुर्रीनुमा या फिर सिकुड़ी हुई कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में पाई जाती है। तथा इस अवस्था में सभी कार्बन एक तल में उपस्थित नहीं होते हैं। कार्बन भी एक तल में उपस्थित नहीं होते हैं, एक ही तल में उपस्थित नहीं होते हैं। अतः उनमें बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट बना रहता है। कार्बन एक ही तल में नहीं होते, क्यों? क्योंकि उन्हें 109 डिग्री 28 मिनट के कोण को बनाए रखना है। अगर कोण 109 डिग्री 28 मिनट का बना रहा तो उसमें स्ट्रेन तो होगा ही नहीं। स्ट्रेन कब होता है? जब बंद कोण का मान बदलता है। अब हमने क्या कह दिया, साक्षी व मोहर ने क्या कह दिया कि बंद कोण का मान तो उतना ही रहता है, स्ट्रक्चर असमतली होती है। जबकि बेयर ने कहा था स्ट्रक्चर समतली होती है, बंद कोण का मान बदलता है तो स्ट्रेन आ जाता है। तो यहाँ स्ट्रेन का बिल्कुल विरोध किया गया, बताया गया कि कार्बन एक तल में नहीं होते हैं, अपने बंद कोण को 109 डिग्री 28 मिनट बनाए रखते हैं तथा उसमें स्ट्रेन नहीं होता है। उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, तनाव उत्पन्न नहीं होता है, जिससे अब स्ट्रेन नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या है? वलय क्या है? स्टेबल है। इसलिए बड़ी वलय स्टेबल होती हैं। 6 से अधिक सदस्य वलय समतलीय नहीं होती, असमतलीय होती हैं। कार्बन एक ही तल में नहीं होते, झुर्रीनुमा सिकुड़ी हुई होती है। बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट रहता है, जिससे स्ट्रेन नहीं होता है। और वलय कैसी होती हैं? स्टेबल होती हैं। इसी कारण ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को कहते हैं तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत, जिसमें तनाव का बिल्कुल विरोध किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोहेक्सीन कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो साइक्लोहेक्सीन की स्ट्रक्चर इन दो रूपों में पाई जाती है। कौन से दो रूपों में? वो देखते हैं। देखो, साइक्लोहेक्सेन होता है इन दो रूपों में। एक तो एक फॉर्म ये होती है और दूसरी फॉर्म होती है एक चेयर और एक बोर्ड। ठीक है, इन दोनों रूपों को क्या बोलते हैं? ये हैं कन्फर्मेशन, संरूपण है एक दूसरे के। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के संरूपण, कन्फर्मेशन कहलाते हैं। इन दोनों रूपों में बंद कोण के कारण बंद कोण का मान 109 डिग्री, बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट बना रहता है, जिससे तनाव की कोई संभावना नहीं है और रिंग कैसी होती है? स्टेबल होती है। लेकिन इनमें नॉर्मली बंद कोण के आधार पर तो तनाव नहीं होता है, लेकिन इन दोनों की बात करें, इन दोनों में ही इन दोनों की बात करें तो इनमें बंद कोण के आधार पर तो तनाव नहीं होता, लेकिन क्या होता है? त्रिविमीय तनाव होता है। त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल, थ्री डी स्ट्रेन पाया जाता है। थ्री डी स्ट्रेन के कारण ही इसकी और इसकी दोनों की ऊर्जा में अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऊर्जा अंतर पाया जाता है। ऊर्जा अंतर पाया जाता है और ये अंतर बहुत कम होता है। और ये अंतर कैसा होता है? इस अंतर की वैल्यू इतनी कम होती है कि सामान्य ताप पर ये जल्दी जल्दी, ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, सामान्य ताप पर जल्दी जल्दी एक दूसरे में बदलते रहते हैं और हम इन्हें एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्मल टेम्परेचर पर जल्दी जल्दी एक कुर्सी, नौका नौका कुर्सी संरूपण में बदलती रहती हैं और एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन अगर मैं जैसे ही लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाए, टेम्परेचर कैसा? रूम टेम्परेचर पे तो ये चेंज होते रहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाता है तो इनका अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है, अलग अलग अस्तित्व होता है। किसका? कुर्सी का और नौका का। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात करें
तो रूम टेम्परेचर पर इनका अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं होता, इनकी ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, ये आपस में एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं लगातार। ऊर्जा अंतर कम होने के कारण, इसीलिए जब हम एक टर्म है एनएमआर, जिसका नाम ही सिर्फ जानना है आपको इस ईयर में, थर्ड ईयर में जाकर आपको ये पढ़ने को मिलेगी। ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत है टर्म। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वहां एक सिग्नल मिलता है। कितने सिग्नल मिलते हैं? एक सिग्नल प्राप्त होता है तब जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों संरचनाएं रूम टेम्परेचर पर इतनी जल्दी एक दूसरे में बदलती हैं कि अलग अलग स्थायित्व नहीं होता, और एनएमआर स्पेक्ट्रम में ये समझा जाता है कि एक ही स्ट्रक्चर है, इसलिए एक सिग्नल मिल जाता है, आपको ऐसे रखना है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो इसके सिग्नल 2 प्राप्त होते हैं। सिग्नल कितने प्राप्त होते हैं? 2। कारण क्या है? क्योंकि इनका अलग अलग स्थायित्व हो जाता है। सिर्फ ये आपको जानना जरूरी था। यहाँ पर वेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कंप्लीट हो गया। वेयर की विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार, सॉरी, साक्ष्य तथा मोहर की तनावहीन वलयों के सिद्धांत के अनुसार बड़ी 6 या 6 से अधिक सदस्यीय वलय में कोई तनाव नहीं पाया जाता है। उनमें बंद कोण का मान को बनाए रखने के लिए कार्बन एक प्लेन में नहीं रहते, असमतलीय होते हैं। बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट बना रहता है, तनाव नहीं होता, तो वलय कैसी हो जाती है? स्टेबल होती है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपीन। एक्सप्लेनेशन ऑफ banana bond with the example of साइक्लोप्रोपीन। हम साइक्लोप्रोपीन के जरिए एग्जाम्पल के जरिए बनाना बॉन्ड को समझेंगे। क्या होता है बनाना बॉन्ड? देखो, हम साइक्लोप्रोपीन की बात करें तो साइक्लोप्रोपीन, पहले मैं नॉर्मल साइक्लोप्रोपीन ऐसे बना लेती हूँ, ये मैंने बना दिया साइक्लोप्रोपीन। ये इसकी बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ भी और यहाँ भी 1 2 3 4। तो प्रत्येक कार्बन की बात करें तो उसमें कौन सा संकरण है? कौन सा संकरण है? sp3। इसका मतलब है साइक्लोप्रोपेन में तीनों कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 3 sp2 संकरित कक्षक पाए जाते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, इस कार्बन के पास एक sp2 संकरित कक्षक, दूसरा sp2 संकरित कक्षक, तीसरा sp2 संकरित कक्षक। अब मैं इसको अलग कलर से बनाते, इस कार्बन के पास एक sp2 संकरित कक्षक, दूसरा sp2 संकरित, दूसरा मैं थोड़ा झुकाव से इसीलिए इसे बना रहा हूँ, दूसरा sp2 संकरित कक्षक, तीसरा sp2 संकरित कक्षक। इसके लिए यूज करती हूँ मैं इसका एक sp2 संकरित कक्षक, दूसरा sp2 संकरित कक्षक और इसका तीसरा sp2 संकरित कक्षक। तो क्या है? sp2 2 नहीं 3। sp3 संकरित कक्षक है ना, तो 4 4 होंगे। सॉरी, sp3, ये भी क्या है? sp3, ये भी है sp3, ये भी sp3, सभी sp3 है, इनके पास एक एक और होगा। चार ही तो। sp3 का मतलब कितना है? 4 कक्षक होंगे और चारों का नाम क्या होगा? sp3 sp3 sp3। ठीक है, तो 4 4, तो इस कार्बन के पास 4 हो गए। पिंक वाले से भी एक, ये तल के लंबवत ऊपर व नीचे होते हैं। ठीक है, देखो हो गया sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु के दो दो sp2 संकरित कक्षक, ये दो दो, मैं पहले sp3 संकरित कक्षक में 2 बोल देती हूँ बार बार। देखो, प्रत्येक कार्बन के दो दो sp3 संकरित कक्षक, ये वाले इसके दो sp3 संकरित कक्षक, हाइड्रोजन के
1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। इसी तरह ये भी, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध। इस तरह से एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। ठीक है। अगर बात करें कार्बन के बचे कुचे 2 sp3 संकृत कक्षक, ये अपने निकटवर्ती कार्बन के sp3 संकृत कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके यहाँ भी सिग्मा बंध बना रहे हैं। ठीक है। जैसे इसके बारे में, कार्बन के बारे में बात की, तो इस कार्बन के भी sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध, हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। इसकी बात करते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध, हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं। तो इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। कार्बन के 2 sp3 संकृत कक्षक अपने निकटवर्ती इसके साथ अक्षीय अतिव्यापन, इसी तरह ये इसके साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना रहा है। ये तो इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब इसमें बनाना बॉन्ड की बात करते हैं। प्रत्येक जो इनमें सिग्मा बंध बनते हैं वो अक्षीय अतिव्यापन से होता है, लेकिन यह अतिव्यापन अक्ष से थोड़ा हटकर होता है, जिससे साइक्लोप्रोपेन में कार्बन के मध्य जो बनता है उसकी आकृति केले के समान हो जाती है। देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाती तो पहले मैं इधर बना रही हूँ, ये मैंने सब घुमाव से बनाया। देखो, ये मैंने 3 कार्बन लिए, सिर्फ मैं कार्बन कार्बन के बीच के बंध को बना के बता रही हूँ। अगर स्ट्रेट बनते तो ये ऐसे बनते कुछ, ये अक्ष पर अगर अतिव्यापन होता, हुआ अक्षीय अतिव्यापन है, सिग्मा बंध बने हैं, इस तरह से होते तो ट्राइंगल शेप में होता। ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अक्ष से ऊपर उठकर होते हैं, ये वाले हैं। देखो, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये थोड़ा अक्ष से ऊपर उठ गया है, अक्ष होगा यहाँ, अक्ष से थोड़ा ऊपर उठ गया है, और ये बनाना के समान इसी तरह अक्ष होगा यहाँ, और ये भी अक्ष से थोड़ा ऊपर उठ गया। आपको इसी तरह से स्ट्रक्चर बनानी है अपनी नोटबुक्स में कि ये अक्ष से थोड़ा ऊपर हटाकर, इसीलिए इसे बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। बनाना, क्योंकि ये बनाना के समान होती है, इसलिए इसे बनाना बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपीन सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। यूनिट थर्ड में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट थर्ड काफी लेंथी है, जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एल्कीन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर एल्कीन। चैप्टर स्टार्ट करते हैं एल्कीन। कौन सा चैप्टर? एल्कीन। अब एल्कीन आप जानते हो, उसको बताने की मुझे बार बार जरूरत नहीं है। एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन क्या होगा? कम से कम एक डबल बॉन्ड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या आते हैं? एल्कीन्स में आते हैं। इनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए, तो ये एल्कीन है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके फॉर्मेशन मेथड। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कीन। एल्कीन बनाने की विधियां पढ़ेंगे अब। ठीक है। एल्कीन निम्न 2 प्रकार की विधियों के द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहला है एल्कीन के एल्किल हैलाइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, और दूसरा है एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। इसके 2 मेथड्स हैं, आपको याद रखना है 2 मेथड्स हैं, जिसमें पहले मैं फर्स्ट मेथड को लिख देती हूँ। फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विहाइड्रोजनीकरण किसका? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब कैसे करते हैं? जब किसी एल्किल हैलाइड को
सांद्र एल्कोहलिक, मैं पहले बनाती हूँ एल्किल हैलाइड। मैंने लिया एल्किल हैलाइड CH3CH2Br, इसको लिख दिया 2H, इस तरह से लिख दिया मैंने। जब हम एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्कीन मिलती है। कैसे मिलती है? देखो, ये Br जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा बीटा विलोपन के द्वारा बनती है। कैसे? इसमें से यहाँ से H Br जाएगा और यहाँ से H किसका निष्कासन होगा? -HBr निकलेगा। जैसे ही दो सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं, इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी? एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब पहले सेकंड मेथड पढ़ने से पहले हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़नी होगी, तो हम पढ़ते हैं पहले इसकी मैकेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ये जो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड है, ये इसकी मैकेनिज्म टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स में फर्स्ट टाइप है एकल अणु विलोपन क्रियाविधि। एकल अणु विलोपन क्रियाविधि। क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल E1। ठीक है, दूसरी लिखती हूं मैं द्वय अणु विलोपन क्रियाविधि, जिसे लिखेंगे आप डाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसे हम क्या कह सकते हैं? E2। तो हमें दो मैकेनिज्म के आधार पर पढ़नी होती है। अब टू टाइप्स की मैकेनिज्म के बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ आपको ये जानना है कि अगर एक अणु का विलोपन होता है वेग निर्धारक पद में, वेलोसिटी डिटरमिनेटिंग स्टेप में, अगर एक अणु भाग लेता है तो वो एकल अणु होती है और दो अणु भाग लेते हैं तो दो अणु होती है। तो ये क्रियाविधि आपको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो डिहाइड्रोजनेशन होता है एल्किल हैलाइड का, वो दो मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होता है। ये E1 E2 आप 12th में पढ़ चुके हो पहले से। अब इसके बाद सेकंड मेथड लेते हैं। सेकंड है एल्कोहल की निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहलों के निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम एल्कोहल में से जल का अणु निकाल के बनाएंगे क्या? एल्कीन। क्या करते हैं? हम एल्कोहल का अणु लेते हैं सबसे पहले CH2CH2OH, में यहाँ CH3 को CH2H लिख लेंगे। ठीक है, जब निर्जलीकरण कराना हो तो हमेशा कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करो मोस्टली। जब कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाया जाता है तो एक जल का अणु निकालना है। कैसे निकलेगा वो देखो, इसकी अल्फा बीटा विलोपन होगा इसमें भी। इसकी अल्फा स्थिति से OH, उसकी बीटा स्थिति से H, क्या निकलेगा? -H2O निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO। तो पहले में तो हमने HBr निकाला था, अब हमने क्या निकाला? H2O। तो निर्जलीकरण से भी हम क्या बना सकते हैं? एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद
इसकी क्रियाविधि देखते हैं। निर्जलीकरण की इसकी क्रियाविधि हमें पढ़नी होगी मैग्नीशियम ब्रेक में। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं H2SO4, तो ये किसमें ब्रेक होगा H प्लस HSO4 माइनस, हो गया ब्रेक। अब हम क्या लेंगे अल्कोहल CH3CH2 OH ले लिया हमने अल्कोहल। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब हम H प्लस का अटैक करवाएंगे, किस पर जाके अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा CH3CH2OH जुड़ गया इसके साथ, इसके लोन पेयर को लिया और जुड़ गया। ऑक्सीजन ने 3 बंध बना लिए, इससे भी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही ऑक्सीजन 3 बंध बनाएगा अनस्टेबल हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोशिश करेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, प्लस से माइनस कट गया, क्या निकल गया H2O, हमने रिलीज कर दिया माइनस H2O, क्या बचा CH3CH2 प्लस, कार्बोकेटाइन बना लिया। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या होगा, अब हमने लिया CH3CH2 प्लस लिया, मैंने क्या किया CH3 को CH2H लिख दिया। अब क्या होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन के पास, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, क्या निकलेगा माइनस H प्लस, माइनस H प्लस, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये H प्लस जाके दोबारा से कहाँ गया H प्लस HHO4 माइनस के साथ जुड़ के H2SO4 बना लेगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया, ये इसके सिंथेसिस मेथड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है अल्कोहल की निर्जलीकरण में क्षेत्र की वर्णनात्मकता, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।